हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रिशियन मेंटेनेंस जो ट्रेड थ्योरी है उससे जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चंस। और दोस्तों ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस है वो मेट्रो के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो जेएमआरसी है यानी कि जो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, या एलएमआरसी है यानी कि लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, या फिर जो डीएमआरसी है यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, या फिर दोस्तों जो यूपी मेट्रो है, इसके अलावा दोस्तों जो महाराष्ट्र मेट्रो है या गुजरात मेट्रो है, इन सभी मेट्रो के एग्जाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इस चैनल पर जो है आपको मेट्रो एग्जाम से संबंधित जितने भी ओल्ड पेपर है वो करवाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेट्रो का अगर कोई भी नया रिक्वायरमेंट है या फिर मेट्रो से जुड़ी हुई अगर कोई भी सूचना आती है तो वो आपको इस चैनल पे बताई जाएगी। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों साथ में जो ये वीडियो है उसे अपने जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, उसे शेयर करें। और दोस्तों एम के अकेडमी पे अपलोड किए गए जितने भी वीडियो है उन सभी का जो पीडीएफ है वो आप जो टेलीग्राम ऐप है उस पर जाकर के एम के अकेडमी का जो चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर थ्योरी से जुड़े हुए जो टॉप 50 क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप जो है इस पर देख सकते हो कि इसमें जो है एक तरफ इंग्लिश में दिया हुआ है और एक तरफ हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर ट्रेड थ्योरी से जुड़े हुए टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो एक तरफ जो है अंग्रेजी में दिया हुआ है और एक तरफ हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है ओम का नियम क्या कहता है। तो दोस्तों इसमें जो ओम का नियम है उसके अनुसार जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि I बराबर V/R। यह है ओम का जो है नियम है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसमें दोस्तों सोल्डरिंग आयरन का उष्मा तत्व किससे बना होता है। तो दोस्तों पहला है सिलिकॉन, दूसरा है कॉपर यानी कि तांबा, तीसरा है नाइक्रोम और चौथा आयरन यानी कि लोहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाइक्रोम, यानी कि दोस्तों जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो उष्मा तत्व होता है वह नाइक्रोम से बना हुआ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में है इसमें दोस्तों निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर एक किसके रूप में व्यवहार करता है। तो दोस्तों पहला है पूर्ण कंडक्टर यानी कि चालक के रूप में, दूसरा है पूर्ण कैपेसिटर के रूप में, तीसरा है पूर्ण इंसुलेटर के रूप में और चौथा है पूर्ण रजिस्टर के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि पूर्ण इंसुलेटर के रूप में। यानी कि दोस्तों निरपेक्ष शून्य तापमान पर जो सेमीकंडक्टर होता है वह एक पूर्ण इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है, यानी कि व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के तीन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन तीनों को मिलाकर के इन तीनों का जो है संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि इन तीनों को किस में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 10 ओम, दूसरा है 20 ओम, तीसरा है 50 ओम और चौथा है 110 ओम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 10 ओम, यानी कि दोस्तों इन तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद में जो है इन तीनों का संयुक्त जो प्रतिरोध है वह 10 ओम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से क्या बल का एक मात्रक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वोल्ट और चौथा है ओम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा बी, यानी कि न्यूटन, यानी कि दोस्तों जो बल होता है उसका जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों जब सेल पूर्णतः चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग किसके बराबर होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1.18, दूसरा है 1.21, तीसरा है 1.17 और चौथा है 1.16। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1.21, यानी कि दोस्तों जब सेल पूर्ण रूप से चार्ज होता है तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वह 1.21 होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों पहला है 3 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है काउंटर ईएमएफ स्टार्टर, तीसरा है स्टार डेल्टा स्टार्टर और चौथा है 4 पॉइंट स्टार्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी कि दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर की जो प्रक्रिया है उसे वरीयता दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो सर्किट का समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों पहला है 4.25 ओम, दूसरा है 5.25 ओम, तीसरा है 6.25 ओम और चौथा है 7.25 ओम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा 5.25 ओम, यानी कि दोस्तों 5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधों के समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो उसका जो समतुल्य जो रेजिस्टेंस है वह है 5.25 ओम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है। तो दोस्तों पहला है आयरन यानी कि लोहा, दूसरा है लेड यानी कि सीसा, तीसरा है पारा और चौथा है कॉपर यानी कि तांबा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तांबा, यानी कि कॉपर, यानी कि दोस्तों जो तांबा होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
तो इसमें दोस्तों ऐसा पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल यानी कि अणु असमान परमाणु से बने होते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों पहला है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहलाता है, या फिर दूसरा यानी कि सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक कहलाता है, तीसरा है कंपाउंड और चौथा है इंसुलेटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कंपाउंड, यानी कि दोस्तों जो एक ऐसा पदार्थ जिसके जो मॉलिक्यूल यानी कि जो अणु है वह असमान परमाणु से बने होते हैं वह कंपाउंड कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो यह त्वरित नहीं होती बल्कि सिंक्रोनस गति के एक सातवीं गति से चलती है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है। तो दोस्तों पहला है लॉकिंग, दूसरा है प्लगिंग, तीसरा है क्रोलिंग और चौथा है कोगिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है क्रोलिंग, यानी कि दोस्तों जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो यह त्वरित नहीं होती बल्कि क्या होती है सिंक्रोनस गति के एक सातवीं गति से चलती है, तो ये जो तथ्य होता है वह क्रोलिंग कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों विद्युत प्रवाह यानी कि केवल डीसी के माध्यम से एक द्रव्य के अपघटन यानी कि डीकम्पोजिंग की एक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पहला है विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरा है विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है बकलिंग और चौथा है विद्युत अपघटे यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि विद्युत अपघटन और इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि दोस्तों विद्युत प्रवाह यानी कि केवल डीसी के माध्यम से एक द्रव्य के अपघटन यानी कि डीकम्पोजिंग की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन से प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है यानी कि उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला है इंडक्शन मोटर, दूसरा है डीसी सीरीज मोटर, तीसरा है यूनिवर्सल मोटर और चौथा है सैडेड पोल मोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर, यानी कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में जो है यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की इकाई क्या है। तो दोस्तों पहला है ल्यूमेन, दूसरा है लक्स, तीसरा है ल्यूमेन और मीटर, चौथा है कैंडेला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है कैंडेला, यानी कि दोस्तों ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की जो इकाई है वह कैंडेला कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों डीओएल स्टार्टर में फ्यूज किसके विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों पहला है अति वोल्टता, दूसरा है न्यून लोड यानी कि अंडर लोड, तीसरा है ओवरलोड और चौथा है ओपन सर्किट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ओवरलोड, यानी कि दोस्तों जो है डीओएल स्टार्टर में फ्यूज ओवरलोड के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों पहला है ट्रांसफार्मर की क्षमता, दूसरा है कॉपर हानि, तीसरा है चुंबकीय हानि यानी कि मैग्नेटाइजिंग लॉस और चौथा है कोर हानि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा कोर हानि, यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट कोर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किस मशीन की कार्य क्षमता उच्चतर है। तो दोस्तों पहला है विद्युत ट्रांसफार्मर, दूसरा है सिंक्रोनस मशीन, तीसरा है डीसी मोटर और चौथा है इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा विद्युत ट्रांसफार्मर, यानी कि दोस्तों जो विद्युत ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होती है उच्चतर होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों किसके लिए ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क में 2 छेद यानी कि ड्रिल किए जाते हैं। पहला है दोस्तों वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए, दूसरा है डिस्क का वजन कम करने के लिए, तीसरा है नो लोड पर क्रीपिंग खत्म करने के लिए और चौथा है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा नो लोड पर क्रीपिंग खत्म करने के लिए, यानी कि दोस्तों जो है नो लोड पर क्रीपिंग खत्म करने के लिए जो है ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क यानी कि जो उसमें 2 छेद यानी कि ड्रिल किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट किससे बनी होती है। तो दोस्तों पहला है कार्बन, दूसरा है स्पंजी लेड, तीसरा है लेड पेरोक्साइड और चौथा है कैडमियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा स्पंजी लेड, यानी कि दोस्तों लेड एसिड सेल की जो नेगेटिव प्लेट होती है वह स्पंजी लेड की बनी हुई होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों सीआरटी में कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल नियंत्रित करता है। तो दोस्तों पहला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरा है इलेक्ट्रॉनों की गति, तीसरा है इलेक्ट्रॉनों का आकार और चौथा है इलेक्ट्रॉनों का तापमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि दोस्तों सीआरटी में जो कंट्रोल ग्रिड होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करता है नियंत्रित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान है। तो दोस्तों पहला है विद्युत करंट, दूसरा है विद्युत पावर, तीसरा है विद्युत वोल्टता और चौथा है विद्युत रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विद्युत करंट, यानी कि दोस्तों विद्युत करंट मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित होता है जब पहला लाइन ऊर्जित होती है या दूसरा लाइन में धारा नहीं होती है, फिर तीसरा है लाइन पर पूर्ण भार होता है या फिर सर्किट ब्रेकर खुला नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा लाइन में धारा नहीं होती, यानी कि दोस्तों परिपथ आइसोलेटर से विसंयोजित जब होता है तब लाइन में धारा
नहीं होती है। ये इसका जो है राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों किसको पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों पहला है संभावित प्रोस्पेक्टिव करंट, दूसरा है कट ऑफ करंट, तीसरा है फ्यूज करंट, चौथा है करंट रेटिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा संभावित यानी कि प्रोस्पेक्टिव करंट। यानी कि दोस्तों संभावित प्रोस्पेक्टिव करंट को पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः किसकी टर्म में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों पहला है वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट और चौथा है वाल्ट एम्पियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी यानी कि वाल्ट एम्पियर। यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः वाल्ट एम्पियर के रूप में दर्शाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत मापक यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों पहला है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है तप्त तार यानी कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, तीसरा है स्थिर विद्युत यंत्र, फिर चौथा है विकल्पों में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि विकल्पों में से सभी। यानी कि दोस्तों ये जो तीनों है वो क्या है, विद्युत मापक यंत्र है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगले क्वेश्चन में है और इसमें दोस्तों डीसी शंट मोटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों पहला है रिलक्टेंस नियंत्रण विधि के द्वारा, दूसरा है फील्ड रियोस्टेट नियंत्रण विधि के द्वारा, तीसरा है फील्ड वोल्टेज नियंत्रण विधि के द्वारा और चौथा है विकल्पों में से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा डी यानी कि दोस्तों डीसी शंट मोटर को इन तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है एससीआर में यह नहीं होता है। तो दोस्तों पहला है चोक, दूसरा है गेट, तीसरा है एनोड और चौथा है कैथोड। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा चोक। यानी कि दोस्तों जो एससीआर होता है, एससीआर यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो दोस्तों उसमें जो चोक है वो नहीं होती बल्कि गेट, एनोड और कैथोड होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला है रेजिन कोड सोल्डर, दूसरा है कार्बनिक एसिड, तीसरा है अकार्बनिक एसिड, चौथा है सोल्डर फ्यूम। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर वो होगा रेजिन कोड सोल्डर। यानी कि दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए जो है रेजिन कोड सोल्डर का जो फ्लक्स होता है उसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों पहला है एडी करंट की हानि को कम करने के लिए, दूसरा है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, तीसरा है कॉपर करंट हानि को कम करने के लिए, चौथा है सभी विकल्प। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ए। यानी कि दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा एडी करंट की हानि को कम किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों एलपीजी के कारण लगी आग किस श्रेणी की आग होती है। तो दोस्तों पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा सी। यानी कि दोस्तों एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो आग लगती है वह सी श्रेणी की आग होती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितने किलो वोल्ट पर एमएम होती है। तो दोस्तों पहला है 3, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 16। यानी कि दोस्तों हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग जो है 3 किलो वोल्ट पर एमएम होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 3। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों एसएमपीएस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों पहला है चोपर सिद्धांत, दूसरा है फेज नियंत्रण सिद्धांत, तीसरा है आवर्ती नियंत्रण सिद्धांत, चौथा है इंटीग्रल नियंत्रण सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए यानी कि चोपर सिद्धांत। यानी कि दोस्तों जो एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई वह चोपर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण है। तो दोस्तों पहला है वाल्टमीटर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है एम्पियर आवर मीटर, चौथा है वाट मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एम्पियर आवर मीटर। यानी कि दोस्तों इंटीग्रेटिंग उपकरण का जो एक उदाहरण है वो है एम्पियर आवर मीटर। यानी कि ये क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग उपकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु तार के प्रतिरोध आर, चालकता ओ, लंबाई एल और अनुप्रस्थ काटिय क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए के बीच सही संबंध क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए यानी कि आर ओ ए बराबर एल। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों पहला है लाप्लास का नियम, दूसरा है लेंज का नियम, तीसरा है लोरेंज का नियम और चौथा है किरचॉफ का धारा का नियम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा लेंज का नियम। यानी कि दोस्तों स्थैतिक प्रेरित यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो दिशा है वह लेंज के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों एमीटर में शंट का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों पहला है करंट को बाईपास करना, दूसरा है एमीटर के प्रतिरोध में वृद्धि करना, तीसरा है एमीटर की सुग्राह्यता में वृद्धि करना और चौथा है एमीटर की सुग्राह्यता में कमी करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा करंट को बाईपास करना। यानी कि दोस्तों एमीटर में शंट का जो कार्य है वो होता है करंट को बाईपास करना। फिर
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों सीआरटी का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोड स्क्रीन पर इमेज की द्वितीय यानी कि ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों पहला है एनोड, दूसरा है कैथोड, तीसरा है कंट्रोल ग्रिड और चौथा है फोकसिंग इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा कंट्रोल ग्रिड। यानी कि दोस्तों जो सीआरटी होता है उसका जो कंट्रोल ग्रिड होता है वह क्या करता है, वह स्क्रीन पर इमेज को क्या करता है, उसके ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग क्या होता है? तो दोस्तों पहला है पीला, दूसरा है नीला सफेद, तीसरा है लाल और चौथा है सफेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा पीला। यानी कि दोस्तों सोडियम वाष्प जो लैंप होता है उसके द्वारा जो है पीले रंग का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो दोस्तों पहला है वोल्टेज को नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया, दूसरा है फील्ड की राह बदलने की एक प्रक्रिया, तीसरा है फील्ड को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया और चौथा है आर्मेचर प्रतिरोध को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड जो नियंत्रण होता है वह वोल्टेज को नियंत्रित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी जो टेक्निकल क्वेश्चन है या टेक्निकल जो वीडियो है वो देखने के लिए आप एमकेन एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाएं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों जिनर डायोड का उपयोग सामान्यतः किसकी तरह किया जाता है? तो दोस्तों पहला है रेक्टिफायर, दूसरा एम्पलीफायर, तीसरा वोल्टेज रेगुलेटर और चौथा है फिल्टर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वोल्टेज रेगुलेटर। यानी कि दोस्तों जो जिनर डायोड होता है उसे वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों किस मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों पहला है डीसी कंपाउंड, दूसरा है डीसी शंट, तीसरा है डीसी सीरीज और चौथा है रिपल्सन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा डीसी सीरीज। यानी कि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पहला है आपूर्ति की आवृत्ति पर, दूसरा है कॉइल का रेजिस्टेंस, तीसरा है कॉइल के तार में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेशन पर, चौथा है कॉइल पर लागू किया गया वोल्टेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा आपूर्ति की आवृत्ति पर। यानी कि दोस्तों एक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस आपूर्ति की आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह पहला है विभव अवरोध को बढ़ाता है, दूसरा है विभव अवरोध को घटाता है, तीसरा है बहुमत वाहक करंट को शून्य तक कम कर देता है और चौथा है अल्पसंख्यक वाहक करंट को शून्य तक कम कर देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, यानी कि विभव अवरोध को घटाता है। तो दोस्तों जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह विभव अवरोध को क्या कर देता है, घटा देता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों निम्न गति तुल्यकालिक सिंक्रोनस मशीनें अक्सर निम्न में से किस टरबाइन द्वारा संचालित यानी कि ड्रिवेन होती है? तो दोस्तों पहला है हाइड्रोलिक टरबाइन, दूसरा है स्टीम टरबाइन, तीसरा है गैस टरबाइन, चौथा है रिएक्टेंस टरबाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए, यानी कि हाइड्रोलिक टरबाइन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों रेजिस्टेंस के निरपेक्ष मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों पहला है लोरेंट्ज विधि, दूसरा है रेले विधि, तीसरा है ओम नियम विधि और चौथा है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा लोरेंज विधि। यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस के निरपेक्ष मापन के लिए निम्नलिखित में से जो है लोरेंज विधि का जो है प्रयोग यानी कि उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो दोस्तों पहला है कैपेसिटर, दूसरा है रेगुलेटर, तीसरा है सेडिंग रिंग और चौथा है वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि सेडिंग रिंग। यानी कि दोस्तों एक साइडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली जो फील्ड है वो सेडिंग रिंग के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे बदलने के लिए रेक्टिफायर उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पहला है एसी से डीसी, दूसरा है डीसी से एसी, तीसरा है पल्सेटिंग करंट से अल्टरनेटिंग करंट और चौथा है डायरेक्ट करंट से यूनिडायरेक्शनल करंट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, यानी कि एसी से डीसी। यानी कि दोस्तों एसी से डीसी को बदलने के लिए रेक्टिफायर का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि टीआरएस की फुल फॉर्म है, पहला है टफ रबर स्टील, दूसरा है टफ रेजिस्टेंस स्टील और तीसरा है टफ रबर सीड्स और चौथा है टफ रेजिस्टेंस सीड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है टफ रबर सीड्स, यानी कि सी। यानी कि दोस्तों टीआरएस का जो पूर्ण रूप है वो है टफ रबर सीड्स। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है? तो दोस्तों पहला है पेपर कैपेसिटर, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तीसरा है सिरेमिक कैपेसिटर और चौथा है पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर। यानी कि दोस्तों जो है पॉलीस्टाइरीन जो कैपेसिटर होता है उसका जो उपयोग है वो ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें दोस्तों ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो दोस्तों पहला है आवृत्ति, दूसरा है करंट, तीसरा है
वोल्टेज और चौथा है फ्लक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा आवर्ती, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो आवर्ती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी जो इलेक्ट्रिशियन मेंटेनर की जो ट्रेड थ्योरी है उससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, और उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके जो मेट्रो के एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी वीडियो है मेट्रो से संबंधित जो एग्जाम्स है उनके लिए, या फिर जो है मेट्रो से संबंधित अगर कोई सूचना है उसे देखने के लिए आप एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन को दबाएं।